अब यहीं से कुछ टर्म्स हमें सीखनी होंगी अबाउट स्पर्म। सबसे पहले है स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरी फंक्शनल मैचुरेशन, फिर थर्ड इनहिबिशन एंड देन कैपेसिटेशन। इसको यहीं पर जानना जरूरी है। समझिए इस बात को, मैंने कहा था कि सबसे पहले जो स्पर्म बनेंगे यानी जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है दैट अकर्स इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यानी स्पर्म बनकर कहां तैयार हो गए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब थोड़ा बहुत स्पर्म के स्ट्रक्चर का आइडिया आपको होगा भी, वैसे आगे डिटेल में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी। स्पर्म की स्ट्रक्चर जो है वो स्पून शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आगे की तरफ आपको ब्रॉड पार्ट नजर आएगा हेड जो न्यूक्लियस कंटेन करता है, फिर बीच में आपको एक पार्ट नजर आएगा मिडिल पीस, और फिर लास्ट में नजर आएगी टेल। और ये जो टेल है ये एक फ्लैजेला है, इट इज लॉन्ग सीलिया दैट इज सिंपली नोन एज फ्लैजेला, और ये मूवमेंट करती है, इसी की वजह से स्पर्म मोटाइल होता है। तो अब देखिए ये स्पर्म स्ट्रक्चरली मैच्योर कहां पे हो गया, यानी स्पर्म पूरा का पूरा बनकर तैयार कहां पे हो गया, यानी इसका हेड मिडिल पीस टेल सब बनकर तैयार कहां हो गए, विद इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बट अभी जो इसकी टेल बनी है ये टेल काम नहीं कर रही है। क्यों काम नहीं कर रही है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो स्पर्म की टेल की सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन में होते हैं कैल्शियम चैनल्स, जिन्हें बोलते हैं कैट स्पर प्रोटीन्स। कैट स्पर प्रोटीन्स, ये स्पर्म की स्ट्रक्चर, इस स्पर्म के स्ट्रक्चर में ये स्पर्म की टेल, और स्पर्म की टेल में सेल मेम्ब्रेन पर है कैल्शियम चैनल्स, और उन्हें नाम दिया गया है कैट स्पर प्रोटीन। सिंपली Ca फॉर कैल्शियम, T फॉर टेल, स्पर फॉर स्पर्म, और इसी तरह से इसका नाम बना दिया कैट स्पर प्रोटीन। तो सिंपली हमने क्या जाना, व्हाट इज कैट स्पर प्रोटीन, दीज आर कैल्शियम चैनल्स प्रोटीन प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ टेल ऑफ स्पर्म। तो अब सीधी सी बात क्या है कि जब स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बना है तो इसकी टेल की सेल मेम्ब्रेन में ये कैल्शियम चैनल है, लेकिन अभी इस प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से है कि इससे कैल्शियम टेल के अंदर इन्फ्लक्स नहीं कर पा रहा है। और यह बात बहुत जरूरी है समझना कि जब तक स्पर्म की टेल के अंदर कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा उसकी टेल मोटाइल नहीं होगी, उसकी टेल काम नहीं करेगी। तो क्या है, क्या इसके आसपास अभी कैल्शियम नहीं है, लेकिन स्पर्म की टेल की सेल मेम्ब्रेन में जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो अभी फंक्शनल नहीं है, वो अभी काम नहीं कर रहे हैं, उनके थ्रू कैल्शियम का भी इन्फ्लक्स नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन अभी इसी तरीके से है कि उसके थ्रू कैल्शियम अंदर नहीं जा पा रहा है। लेकिन जब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बने हुए स्पर्म्स फाइनली एपिडिडाइमिस में पहुंचेंगे तो एपिडिडाइमिस की म्यूकोजल एपिथेलियम से कुछ सिक्रीशंस में केमिकल प्रेजेंट होंगे, और उन केमिकल से स्पर्म की टेल का जो कैट स्पर प्रोटीन है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, और इस वजह से ये कैल्शियम चैनल अब फंक्शनल होगा और इसके थ्रू कैल्शियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा, और इस तरह से स्पर्म की टेल फर्स्ट टाइम अपनी मोटिलिटी मूवमेंट को गेन करेगी। यानी अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि स्पर्म फर्स्ट टाइम अपनी मोटिलिटी गेन कहां करता है, एपिडिडाइमिस में, बाय एक्टिवेशन ऑफ कैट स्पर प्रोटीन, यानी बाय गेनिंग फंक्शनलिटी ऑफ दैट कैल्शियम चैनल प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टेल ऑफ स्पर्म। तो ये कहां पर हुआ काम, एपिडाइमिस में, और इसी को बोला जाता है फंक्शनल मैच्योरेशन। यानी स्ट्रक्चरली तो ये स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही मैच्योर हो गया था, यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म तो पूरी बन के तैयार सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हो गई थी, हेड मिडिल पीस टेल पूरा बन गया था, लेकिन इसकी टेल काम क्यों नहीं कर रही थी वहां पर, क्योंकि इसकी टेल में कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं हो रहा था। लेकिन जब ये स्पर्म एपिडाइमिस में पहुंचा तो एपिडाइमिस के सिक्रीशंस में कुछ ऐसे केमिकल्स थे जिनकी वजह से स्पर्म की टेल के कैल्शियम चैनल यानी ये कैट स्पर प्रोटीन क्या हो गए, फंक्शनल, कैल्शियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हुआ और स्पर्म की टेल ने मोटिलिटी स्टार्ट कर दी, और इसी को बोलते हैं फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म दैट अकर्स इन एपिडिडाइमिस। लेकिन अब स्पर्म अपनी मोटिलिटी गेन कर चुका है, एक्सेसिव मोटाइल स्पर्म्स है, लेकिन अब एक दूसरी दिक्कत ये आएगी कि ये स्पर्म फंक्शनली मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल तो ये मेल जेनाइटल सिस्टम में स्टोर्ड हैं। अगर ये एक्सेसिव मोटिलिटी करते रहेंगे तो ये अपने सेल्यूलर कंपोनेंट्स को, ये अपनी एनर्जी को एक्सेसिवली लूज करते रहेंगे और बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। यानी अगर ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही स्टोर रहते रहते एक्सेसिव मोटिलिटी करेंगे तो इनको नुकसान है, ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ये किसी काम के नहीं रहेंगे। तो इसलिए अब दूसरी जिम्मेदारी क्या है, पहला काम था कि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल बनाना। फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल कैसे बनाया, बाय फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, बाय गेनिंग द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। लेकिन अब दूसरी जिम्मेदारी है कि इनको फर्टिलाइजेशन के काबिल बनाए भी तो रखना है लंबे समय तक।
ठीक है, इनको फर्टिलाइजेशन के काबिल बना दिया, लेकिन अब इनको लंबे समय तक फर्टिलाइजेशन के लिए लायक बनाए भी रखना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब दूसरा काम इनके साथ एपिडिडाइमिस में क्या होगा, इनहिबिशन। इसका मतलब क्या है कि एपिडाइमिस के सेक्रेशंस में ही कुछ ऐसे इनहिबिटरी प्रोटीन्स रिलीज होंगे जो स्पर्म की टेल से बाइंड होकर उसकी मोटिलिटी को टेम्परेरीली सप्रेस कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। उससे होगा क्या कि अब जब तक ये स्पर्म मेल बॉडी में स्टोर रहेगा तब तक ये इनहिबिटेड फॉर्म में स्टोर रहेगा, क्योंकि इसके टेल से कुछ इनहिबिटरी प्रोटीन्स बाइंड रहेंगे जिसकी वजह से इसकी मोटिलिटी रिड्यूस रहेगी, जिससे ये अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा, ये एग्जॉस्ट नहीं होगा, यानी इसकी एनर्जी का कंजर्वेशन होगा। तो ये लंबे समय तक फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल बना रहेगा। इसका मतलब अब एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस में जब स्पर्म स्टोर होंगे तो वो किस फॉर्म में स्टोर होंगे, इनहिबिटेड फॉर्म में। इसका मतलब एपिडिडाइमिस में दो काम हुए। जब स्पर्म एपिडिडाइमिस में पहुंचा तो उसकी टेल काम नहीं कर रही थी, पहले तो उसको काम करना सिखाया गया, उसकी टेल के कैल्शियम चैनल को फंक्शनल बनाकर उसकी मोटिलिटी गेन करी गई, दैट इज फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म दैट अकर्स इन एपिडिडाइमिस। लेकिन साथ ही साथ एपिडिडाइमिस में दूसरा काम क्या किया गया कि उसकी मोटिलिटी को टेम्परेली सप्रेस भी कर दिया गया बाय इनहिबिटरी प्रोटीन्स, ताकि जब तक वो मेल बॉडी में स्टोर रहें तब तक इसी इनहिबिटेड फॉर्म में स्टोर रहें और अपनी एनर्जी को क्या रखें, कंजर्व, यानी फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल बना दिया। और ये प्रोसेस क्या है, ये उसको लंबे समय तक फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल बनाए रखेगी। अब क्या होगा, जब कभी मेल बॉडी से स्पर्म इजैकुलेट होकर फीमेल वेजाइना में इंसेमिनेट होगा, जब मेल बॉडी से स्पर्म इजैकुलेट होकर फीमेल वेजाइना में इंसेमिनेट होगा तो कैसा स्पर्म इजैकुलेट होगा, इनहिबिटेड स्पर्म्स, क्योंकि मेल बॉडी में इसी फॉर्म में स्पर्म स्टोर्ड था। लेकिन जब ये इनहिबिटेड स्पर्म्स फीमेल वेजाइना में इंसेमिनेट होंगे, डिपॉजिट होंगे, तो फीमेल वेजाइनल फ्लूइड के कांटेक्ट में आएंगे। फीमेल वेजाइनल फ्लूइड के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होंगे जो स्पर्म की टेल से उन इनहिबिटरी प्रोटीन्स को रिमूव कर देंगे, जिससे स्पर्म अपनी एक्सेसिव मोटिलिटी को रिगेन कर लेगा। और उसी वजह से अब स्पर्म वेजाइना से चलकर यूट्रस से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में जाएगा और वहां रखे हुए ओवम को फर्टिलाइज करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस का हुआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ये स्पर्म बन तो पूरे गए थे, स्ट्रक्चरली पूरी तरह से फॉर्म हो गए थे, लेकिन इनकी टेल काम नहीं कर रही थी। फर्स्ट टाइम टेल काम करना कहां सीखी, एपिडिडाइमिस में, दैट इज नॉन एज फंक्शनल मैच्योरेशन, यानी स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल बना दिया गया। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये स्पर्म एक्सेसिव मोटिलिटी से अपनी एनर्जी लूज कर सकते थे, इसलिए उनकी एनर्जी को कंजर्व करने के लिए एपिडिडाइमिस में ही स्पर्म का क्या कर दिया गया, इनहिबिशन। अब जब तक ये मेल बॉडी में एपिडिडाइमिस और वास डेफरेंस में स्पर्म स्टोर्ड रहेगा, इनहिबिटेड फॉर्म में स्टोर्ड रहेगा। लेकिन जब मेल बॉडी से ये इनहिबिटेड स्पर्म इजैकुलेट होकर फीमेल वेजाइना में पहुंचेंगे, यानी फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में पहुंचेंगे, तो वहां पर केमिकल्स के ऐसे कांटेक्ट में आएंगे, वेजाइनल फ्लूइड में ही ये केमिकल्स होंगे, जिससे स्पर्म के इनहिबिटरी प्रोटीन जो उसकी टेल पर बाइंड थे वो रिमूव हो जाएंगे। स्पर्म्स अपनी एक्सेसिव मोटिलिटी को रिगेन कर लेगा, फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल हो जाएगा फिर से, और ये वेजाइना से यूट्रस से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में जाके ओवम को फर्टिलाइज करेगा। तो इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले स्पर्म में होने वाले चेंजेस विद इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट क्या कहलाते हैं, कैपेसिटेशन। तो कहां पर हुआ कैपेसिटेशन, वेजाइना में। स्पर्म फर्स्ट टाइम अपनी मोटिलिटी गेन कहां करता है, तो दैट इज एपिडाइमिस, जहां पर इसकी टेल फंक्शनल होती है, जिसे बोलते हैं फंक्शनल मैच्योरेशन। स्पर्म बनता कहां है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो ये कुछ पॉइंट्स यहां पर याद रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 2 या 3 बार ये क्वेश्चन एआईपीएमटी और नीट में पूछा जा चुका है रिसेंटली अबाउट कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखनी है कि कैपेसिटेशन कहां होता है, वेजाइना में। दीज आर द चेंजेस व्हिच अकर्स इन स्पर्म जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन विद इन वेजाइना। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो वास डेफरेंस है वो स्पर्मेटिक कॉर्ड में से होती हुई, यानी इंग्वाइनल कैनाल से होती हुई एब्डोमेन में आती है, और एब्डोमेन में आकर वो यूरेथ्रा में ओपन होती है। लेकिन उसके जानने से पहले हमें यूरेथ्रा के बारे में जानना भी जरूरी है। तो देखिए, ये एक सिंपली एक ओरिएंटेशन डायग्राम है जो आपको मैं पहले भी समझा चुका हूं, फिर से उस चीज को वहां पर लेकर आया। देखिए, ये स्क्रोटल सैक में टेस्टिस रखे हैं। टेस्टिस के लोअर पोल पे जो ये अटैचमेंट है जो इसको स्क्रोटल वॉल से अटैच कर रहा है, वो मैंने पहले ही बताया था आपको, गबर्निकुलम। टेस्टिस के जो अपर पोल पे ये अटैच्ड है, थिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ये है स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो याद आया, इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में से होती हुई कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पास हो रही थी, मैंने आपको पहले भी बोला था, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ इंग्वाइनल कैनाल।
दैट इज स्पर्मेटिक कॉर्ड। और स्पर्मेटिक कॉर्ड का कंटेंट क्या था? टेस्टिकुलर आर्टरी, वेन, नर्व, लिम्फेटिक्स और वास डेफरेंस। तो फिलहाल हमें फोकस किस पे करना है? यहाँ पर हमें फोकस करना है वास डेफरेंस पर। वैसे तो इस स्पर्मेटिक कॉर्ड से बहुत सारे स्ट्रक्चर एब्डोमेन के अंदर पास हो रही, लेकिन ये जो मैं स्ट्रक्चर यहाँ रेड कलर से मेंशन कर रहा हूं जो इस स्पर्मेटिक कॉर्ड से निकलकर एब्डोमिनल कैविटी में आ रही है, दैट इज वास डेफरेंस। तो ये रेड कलर वाली स्ट्रक्चर क्या हो गई यहाँ पर? वास डेफरेंस। तो आप समझ गए, वास डेफरेंस एपिडाइमिस का कंटिन्यूएशन था जो स्पर्मेटिक कॉर्ड से होता हुआ और कहां पर निकल गई? एब्डोमिनल रीजन में, एब्डोमिनल कैविटी में। अब क्या है, इस एब्डोमिनल कैविटी में यहां पर ये रखा हुआ है यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर, ये रेड वाली स्ट्रक्चर जो गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। इसमें ये जो दो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर ओपन हो रही है, दीज आर यूरेटर्स, जो कहां से आ रही है? ऊपर, किडनी से, जो यूरिन लाकर किस में डालती हैं? यूरिनरी ब्लैडर में। और इसी यूरिनरी ब्लैडर से नीचे की तरफ ये जो डक्ट कंटिन्यू हो रही है, ये है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा कैसे पास होगी भाई? यूरिनरी ब्लैडर से नीचे की तरफ यूरेथ्रा जाएगी, एब्डोमिनल कैविटी में पास होगी और फिर कहां पहुंच जाएगी? पेल्विक फ्लोर पे। ये कौन आ गया यहाँ? पेल्विक फ्लोर। ये पेल्विक फ्लोर वाली लाइन याद आ गई? तो पेल्विक फ्लोर पर आकर अब ये यूरेथ्रा एंटीरियरली टर्न करेगी और किस में एंटर हो जाएगी? पेनिस में। तो आप देखिए यहां पर कौन प्रेजेंट है? ये पेनिस। तो ये यहां पर मैंने ब्लू कलर से स्ट्रक्चर बार में, दैट इज पेनिस। तो क्या हुआ? ये यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से निकलकर नीचे एब्डोमिनल कैविटी में रन करेगी, पेल्विक फ्लोर पर आकर एंटीरियरली टर्न होकर ये किस में एंटर हो जाएगी? पेनिस में। और फिर टिप ऑफ पेनिस पे आकर ओपन होगी और इस यूरेथ्रल ओपनिंग को क्या कहते हैं? यूरेथ्रल मिएटस। चले, तो इट इज द मेल यूरेथ्रा। अब आप एक खास बात देखिए कि इस यूरिनरी ब्लैडर के बेस पर मैंने ये ग्रीन कलर की एक स्ट्रक्चर बना रखी है। इट इज सिंगल, यानी इट इज अनपेयर्ड ग्लैंड एंड दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड की पोजीशन क्या है? इट इज प्रेजेंट ऑन द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अभी आप देखिए यहां पर मैंने प्रोस्टेट को सेक्शनल व्यू में शो किया है। अगर मैं इस ग्लैंड को सेक्शनल व्यू में शो नहीं करता तो ये तो पूरी एक सिंगल ग्लैंड है। ये पूरी सिंगल ग्लैंड इस तरह से चारों तरफ किसके प्रेजेंट है? यूरेथ्रा के। आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर, इससे क्या निकली है नीचे की तरफ? यूरेथ्रा। और अब ये क्या है? ये जो मेरी फिस्ट नीचे की तरफ आई है यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे, ये क्या है? इट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। अब अगर आप इसको देखोगे तो आपको यूरेथ्रा का कुछ पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? क्योंकि उसके चारों तरफ कौन है? प्रोस्टेट ग्लैंड। मेरी जो ये फिस्ट है, मेरा जो ये हाथ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोस्टेट ग्लैंड को। इसका मतलब यूरेथ्रा का ये पार्ट, यानी वो फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से निकलने के बाद किसके सेंटर में से ट्रेवल करेगा? प्रोस्टेट ग्लैंड के सेंटर में से। इसलिए आपको कुछ पार्ट यूरेथ्रा का दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो बिल्कुल किसके सेंटर में से ट्रेवल कर रहा है? प्रोस्टेट के सेंटर में से। और ये जो पार्ट ऑफ यूरेथ्रा है जो प्रोस्टेट के सेंटर में से ट्रेवल करता है, यही कहलाता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो देखिए ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, सिंगल ग्लैंड है, अनपेयर्ड ग्लैंड है। ये तो मैंने यहां पर इस ग्लैंड को सेक्शनल व्यू में लिया है, यानी इस ग्लैंड को मैंने काटा है, इसलिए आपको अंदर रखी हुई यूरेथ्रा का ये वाला जो पार्ट है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ये नजर आ रहा है। अदरवाइज ये सिंगल ग्लैंड इस यूरेथ्रा के चारों तरफ प्रेजेंट होती, आपको ये पार्ट ऑफ यूरेथ्रा दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि वो तो किसके सेंटर में से गुजर जाता? प्रोस्टेट के सेंटर में से। तो इसलिए ये जो सेंटर में से, प्रोस्टेट के सेंटर में से यूरेथ्रा का पार्ट पास हो रहा है, इसी को क्या कहेंगे? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। और ये ग्लैंड कौन सी है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सिंगल ग्लैंड है, चारों तरफ यूरेथ्रा के इस तरीके से प्रेजेंट होती है। चले, अब ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, प्रोस्टेट से निकलने के बाद ये यूरेथ्रा, अब ये वाला पार्ट आप ऑब्जर्व करें, ये प्रोस्टेट से निकलने के बाद यूरेथ्रा कहां ट्रेवल कर रही है? ये एब्डोमिनल रीजन में ही ट्रेवल कर रही है, टुवर्ड्स द पेल्विक फ्लोर। ये वो टर्न वाला पार्ट है जब यूरेथ्रा प्रोस्टेट से निकलने के बाद पेल्विक फ्लोर की तरफ आकर आगे की तरफ घूमती है, किसमें एंटर होने के लिए? पेनिस में एंटर होने के लिए। यही टर्न वाला पार्ट क्या कहलाता है? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहां है? प्रोस्टेट से निकलने के बाद और पेनिस में एंटर होने से पहले जो यूरेथ्रा का पार्ट है वही है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और अब यही मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा किस में एंटर हो गई? पेनिस में। अब थ्रू आउट द लेंथ ऑफ पेनिस ये यूरेथ्रा क्या कहलाएगी? पेनाइल यूरेथ्रा। इसका मतलब मेल यूरेथ्रा के टोटल कितने पार्ट हो गए? मेल यूरेथ्रा के 3 पार्ट। सबसे पहला इनिशियल पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा विच ट्रेवल्स इन द सेंटर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, दैट इज नोन एज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। फिर प्रोस्टेट से निकलने के बाद और पेनिस में एंटर होने से पहले ये जो यूरेथ्रा का पार्ट है विद इन द एब्डोमिनल रीजन, ये टर्न वाला पार्ट, ये कहलाता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और आफ्टर एंटरिंग इन पेनिस एंड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ पेनिस अप टू टिप ऑफ पेनिस, दिस यूरेथ्रा इज नोन एज पेनाइल यूरेथ्रा।
मेल यूरेथ्रा की जो लेंथ है वो अबाउट 20 सेंटीमीटर होती है, और उस 20 सेंटीमीटर में से अबाउट 15 सेंटीमीटर जो लेंथ है वो पेनाइल यूरेथ्रा की है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि टोटल लेंथ ऑफ मेल यूरेथ्रा 20 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ ऑफ मेल यूरेथ्रा 20 सेंटीमीटर, और उसमें से अकेले 15 सेंटीमीटर की बात करूं तो ये पेनाइल यूरेथ्रा की लेंथ है, तो मुझे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा की लेंथ बताइए, दोनों की मिलाकर लेंथ कितनी हो गई? अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। और यहीं से अगर हम कंपैरिजन करें कि फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ क्या होती होगी, फीमेल में भी तो यूरेथ्रा है, तो क्या होती होगी? मेल में यूरेथ्रा की लेंथ में कौन सा पार्ट एडिशनल है? केवल पेनाइल यूरेथ्रा। फीमेल के भी तो एब्डोमिनल रीजन में यूरिनरी ब्लैडर उसी जगह पर होगा जहां मेल में है। फीमेल में भी तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा निकलकर पेल्विक फ्लोर पे जाती है, और पेल्विक फ्लोर पे जाकर डायरेक्ट ओपन हो जाती है। यानी डिफरेंस किस चीज का है भाई? ये जो एब्डोमिनल रीजन के अंदर यूरेथ्रा ट्रेवल करेगी, ये लेंथ तो फीमेल में भी उतनी ही होगी, मेल में भी उतनी ही होगी। मेल में एडिशनल क्या है? पेनाइल यूरेथ्रा। इसका मतलब फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ कितनी होनी चाहिए? द लेंथ ऑफ मेल यूरेथ्रा माइनस लेंथ ऑफ पेनाइल यूरेथ्रा। लेंथ ऑफ मेल यूरेथ्रा कितनी है? 20 सेंटीमीटर। पेनाइल यूरेथ्रा की लेंथ कितनी है जो मेल में एडिशनल है? 15 सेंटीमीटर। तो लगभग 4 to 5 सेंटीमीटर अब जो लेंथ बची है फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ। तो फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ जो है उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? द लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ मेल यूरेथ्रा माइनस लेंथ ऑफ पेनाइल यूरेथ्रा। या तो यूं बोल दो या यूं बोल दो, द लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मेल प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा प्लस लेंथ ऑफ मेल मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तो ये भी वही बात है कि मेल की टोटल लेंथ में से अगर हम पेनाइल यूरेथ्रा की लेंथ को माइनस करते हैं तो किसकी लेंथ बचती है? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा की लेंथ, और इन दोनों का टोटल फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ के इक्वल होगा, अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। तो अब इसको किसी भी तरीके से समझ सकते हो। कुल मिला के समझना यह है कि मेल के अंदर जो लेंथ ऑफ यूरेथ्रा उसमें एडिशनल पार्ट क्या है? पेनाइल यूरेथ्रा। फीमेल में यूरेथ्रा यहाँ इस यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होगी, पेल्विक फ्लोर पे आएगी और यहीं पर ओपन हो जाएगी डायरेक्टली पेल्विक फ्लोर पर, जबकि मेल में पेल्विक फ्लोर से ये यूरेथ्रा किस में एंटर हो गई? पेनिस में। तो एडिशनल लेंथ क्या आई? पेनाइल यूरेथ्रा। चलिए, तो इसका मतलब हमें तो यहां पर मेल की अभी डिटेल में बात करनी है। तो मेल यूरेथ्रा के हमें 3 पार्ट याद रखने हैं। यूरिनरी ब्लैडर से निकलने के बाद यूरेथ्रा विद इन प्रोस्टेट ग्लैंड सेंटर में ट्रेवल करेगी। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, जिसके चारों तरफ क्या है? एक सिंगल ग्लैंड, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, चारों तरफ इस यूरेथ्रा के। इसलिए ये यूरेथ्रा हमें बाहर से दिखाई नहीं देगी, इसलिए हमें प्रोस्टेट ग्लैंड को सेक्शनल व्यू में देखना पड़ा है, तभी उसके अंदर रखी हुई हमें प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा नजर आ रही है। उसके बाद ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? यूरेथ्रा का वो पार्ट जो प्रोस्टेट से निकल चुका है लेकिन अभी पेनिस में एंटर नहीं हुआ है, तो ये वाला जो इंटरमीडिएट पार्ट है दैट इज मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और आफ्टर एंटरिंग इन पेनिस थ्रू आउट द होल लेंथ ऑफ पेनिस दिस इज पेनाइल यूरेथ्रा। अब चलते हैं आगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था ये टेस्टिस, यहां पर एपिडाइमिस होगा पीछे, और उसी के कंटिन्यूएशन से क्या बनी थी? वास डेफरेंस, जो स्पर्मेटिक कॉर्ड से होती हुई और कहां निकल गई? एब्डोमिनल रीजन में। तो ये जो रेड कलर वाली यहां पर मैंने डक्ट निकाली है, ये कौन सी डक्ट है? वास डेफरेंस। ये वास डेफरेंस जो है यूरिनरी ब्लैडर के टॉप पर आएगी, यूरेटर के अराउंड लूप बनाएगी और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे चली जाएगी। यानी अब ये वास डेफरेंस कहां ट्रेवल कर रही है? बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर। तो वास डेफरेंस स्पर्मेटिक कॉर्ड से निकली, एब्डोमिनल रीजन में आ गई, यूरिनरी ब्लैडर के टॉप पर पहुंचेगी, यूरेटर के अराउंड लूप बनाएगी और कहां चली जाएगी? बिहाइंड यूरिनरी ब्लैडर। अभी हम कौन सा व्यू देख रहे हैं? ये एंटीरियर व्यू देख रहे हैं। क्या अब हमें इस यूरिनरी ब्लैडर के पीछे के स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है? नहीं आ रही है। हमें अब ये यूरेथ्रा किस तरह से ये वास डेफरेंस यूरेथ्रा में ओपन होती है, कैसे ये वास डेफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के पीछे जाकर कौन सी डक्ट के साथ मर्ज होकर, कौन सी कॉमन डक्ट बनाकर कौन सी यूरेथ्रा में ओपन होती है, ये सब चीजें हमें आगे से नजर नहीं आएंगी, क्योंकि ये सारा काम कहां हो रहा है? यूरिनरी ब्लैडर के पीछे। तो अब हमें कहां चलना पड़ेगा? हमें यूरिनरी ब्लैडर के पीछे चलना पड़ेगा। यानी अब जो मैं नेक्स्ट डायग्राम बनाऊंगा दैट विल बी द डॉर्सल व्यू ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, कि कैसे वास डेफरेंस यूरिनरी ब्लैडर के पीछे किसके साथ मर्ज होकर कहां ओपन होती है, ये सब चीजें हमें डॉर्सल व्यू में ही देखने में समझ में आएंगी। चलिए